आज हम अभी कवर कर रहे थे इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है याद है? क्या बताया था? व्हाट इज इनहेरिटेंस? प्रॉपर्टी, एक चीज की प्रॉपर्टी दूसरी चीज में आने की। आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? आपके आया है करिकुलम में? क्या होता है इनहेरिटेंस? याद है कुछ? भूल गए? मतलब एक्सप्लेन करना नहीं आना। थोड़ा बहुत कुछ, कोई एग्जांपल? लाइक वो ये जैसे प्रॉपर्टीज ले लेता है अपने जो उससे पहले वाली जो उसकी होती है उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है। तो इनहेरिटेंस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या रियल वर्ल्ड का वो फीचर जिससे किसी पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, इसको दूसरे तरह से अगर बोले तो ये बोलेंगे जो चीज जिससे बनी है उसकी प्रॉपर्टी एंड फंक्शनैलिटी उस चीज में होगी। ठीक है, जैसे ये किससे बना है? वुड से। तो इसमें वुड की प्रॉपर्टीज एंड वुड के फंक्शनैलिटीज इसके अंदर है। अगर मुझे कभी वुड की जरूरत पड़ी लेकिन मेरे पास ये है तो मैं इसको वुड की जगह काम में ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ, क्योंकि ये वुड से ही तो बना है ना? तो इस तरह से वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी और दूसरी चीज से ही बनी है ना? हर चीज किसी और चीज से बनी है। तो जो चीज जिससे बनी है उसकी प्रॉपर्टीज वो पेरेंट कहलाएगा। जिससे बनी है वो पेरेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फंक्शनैलिटीज चाइल्ड में ऑटोमेटिक आ जाती है। और बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड में डिफरेंस क्या है? मतलब वुड और डस्टर में क्या डिफरेंस है? वुड और डस्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो वुड ही है। इसमें लेकिन कुछ और चीजें भी ऐड की गई है, इसको थोड़ा बनाया गया है। अब ये फंक्शनैलिटी ऐड करी गई है इसमें। राइट, वुड है अभी भी, पर ये सिंपल वुड वाले काम की जगह कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकता है जो नॉर्मल वुड से हम नहीं कर सकते, है ना? जैसे इसे रब कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया है ना। वुड में हमने क्या किया? फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी। जब हम किसी भी पेरेंट में फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे जब आते हैं तब स्पेशलाइजेशन। हम स्पेशलाइज कर रहे हैं, वी आर एडिंग सम फंक्शनैलिटी। ठीक है, लेकिन आपके पास मान लो अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक डस्टर है और आप इससे डस्टर वाले काम कराने के बजाय आप वुड वाले काम कराना चाहते हो उससे। ठीक है, जैसे जैसे आप मान लो वुड को बर्न करना चाहते हो लेकिन आपके पास वुड नहीं है, आपके पास डस्टर है। डस्टर बर्न करने के लिए बना नहीं है लेकिन बर्न करने वाला काम हम इससे कर सकते हैं क्योंकि वुड का है ना? तो लेकिन अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट से जनरलाइज वर्क करवाते हो, मैं काम क्या ले रहा हूं इसके? लकड़ी वाला काम ले रहा हूं, जबकि ये है डस्टर। तो मैंने उल्टा कर दिया, मैंने डस्टर को एज अ वुड काम में लिया। ठीक है, तो जब हम उल्टा वाला काम करते हैं इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है वो करने के लिए ऑब्जेक्ट में फंक्शनैलिटी डालनी पड़ती है। मतलब कि आपके पास एक नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा है, अगर आप उसको सीधा डस्टर के जैसे यूज में नहीं ले सकते। आपके पास अगर प्लास्टिक का टुकड़ा है आप उसको सीधा पेन के फॉर्म में यूज नहीं ले सकते, आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। यू हैव टू डू समथिंग। कोई है ना, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ढक्कन बनाना पड़ेगा, उसको शेप में देना पड़ेगा, इसमें इंक डालनी पड़ेगी, कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते। तो स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं होता है, इट हैज टू गो थ्रू सम कास्टिंग। कास्टिंग करना पड़ता है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एक जनरल ऑब्जेक्ट को स्पेशलाइज्ड फॉर्म में काम में लेने के लिए हमें कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी भी स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट को जनरलाइज्ड फॉर्म में काम में ले सकते हो, इसमें कोई कास्टिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी फॉर्म में है ऑलरेडी। मतलब मुझे अगर प्लास्टिक की जरूरत है तो मैं पेन को डायरेक्टली यूज में ले सकता हूँ प्लास्टिक की तरह। मुझे इसमें कुछ प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि
पेन बनने के बाद भी ये प्लास्टिक तो है ही अभी भी, है ना, अपने ओरिजिनल फॉर्म को इसने लूज नहीं किया है। डस्टर बनने के बाद भी ये वुड तो है ही है। तो अगर मुझे कभी वुड की जरूरत पड़ी, मेरे पास डस्टर है, तो मैं राइट अवे इसको यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना। ये जनरलाइजेशन कंसेप्ट है। तो जनरलाइजेशन का कंसेप्ट कहता है कि जनरलाइजेशन के लिए किसी कास्टिंग की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। जनरलाइजेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगेन पहले मैंने आपको बताया था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स है। आप रियल वर्ल्ड से कंपेयर करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। असली दुनिया में जो चीज हो रही है, हम वो चीज वैसे ही प्रोग्रामिंग में करते हैं, ठीक है। अब देखो इस थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं। अभी तो मतलब कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेट अस से मैंने एक, मान लो मैंने ह्यूमन के नाम से एक स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है, एक टाइप क्रिएट करना है, या एक क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। ह्यूमन के नाम से मुझे एक टाइप बनाना है। तो टाइप्स के अंदर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दो चीजें होती है, उसका डेटा और उसके मेथड्स। फंक्शन या मेथड एक ही बात है। तो अगर मुझे ह्यूमन का स्पेसिफिकेशन बनाना हो कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसके लिए मुझे ह्यूमन बींग्स के बारे में दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी, ह्यूमन बींग्स के डेटा और मेथड्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में एट्रीब्यूट्स एंड उसके कुछ फंक्शनैलिटीज। तो डेटा की बात करें अगर हम, तो डेटा क्या क्या हो सकते हैं। इंसान का क्या डेटा होता है जो जिससे पता चलता है कि वो इंसान है। तो उसका मीनिंग वगैरह क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे पेन का क्या एट्रीब्यूट है, पेन का डेटा क्या है इसमें, ढक्कन है, लिख सकते हैं, लिख सकना एक फंक्शनैलिटी है इसकी। कलर, इनका कौन सा कलर है, इसका कलर इसका एक डेटा है, इसका साइज इसका एक डेटा है, ये कौन सी कंपनी का है वो इसका एक डेटा है। डेटा मीन्स सम वैल्यू, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का डेटा क्या क्या होता है। हर ह्यूमन बीइंग का कोई ना कोई नेम होता है, हर ह्यूमन बीइंग का कोई ना कोई एज होता है, हर ह्यूमन बीइंग का कोई ना कोई हाइट होगा, कोई ना कोई वेट होगा। इस तरह से ह्यूमन बीइंग के बारे में बहुत सारा डेटा हो सकता है, ठीक है। जेंडर होगा उसका, है ना। ह्यूमन बीइंग के मेथड्स क्या क्या होंगे, बहुत क्या क्या कर सकते हैं, इंसान क्या क्या काम कर सकते हैं, वो उसके मेथड्स में आएगा। चल सकता है, सोच सकता है, हाँ, जैसे ह्यूमन बीइंग्स कैन वॉक, ह्यूमन बीइंग्स कैन टॉक, थिंक। दीज आर फंक्शंस, है ना। फंक्शंस के फॉर्म में बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स कैन ईट, ह्यूमन बीइंग्स कैन स्लीप। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है। क्लियर है। सोचना इस ह्यूमन बीइंग में ला सकते हैं, थिंकिंग, आपने थिंकिंग फंक्शनलिटी ला सकती है, या क्योंकि वो जानवर करते हैं, मतलब सोचना इंसानों के इसमें आ सकती है, आ सकती है, पर वो जानवर भी करते हैं। हाँ, तो ये जो अपन ने अभी जो फंक्शंस लिखे, ये तो मतलब एनिमल्स के हिसाब से अगर देखते हैं दोनों सेम हुआ है। तो अपन एक सोचना भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि जो काम अपन कर रहे हैं चल फिर सर्च सोचते भी सभी है, एनिमल्स भी सोचते ही होंगे। हाँ, तो फिर भी ठीक है। देखो अभी हम ह्यूमन जनरलाइज, ह्यूमन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्पेसिफिक चीजों को आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो यहाँ पे कि इंसान नहीं करते हो, एनिमल्स नहीं करते उन चीजों को, ठीक है। पर अगेन ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनिमल्स ओनली। तो एनिमल की चीजें यहाँ पे होंगी, है ना। एनिमल से ही तो इनहेरिट हुए हैं ह्यूमंस भी, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे जनरलाइजेशन कर रहे हैं एक तरह से, एनिमल्स वाली चीजों को यहाँ पे लिख दिया, विच इज ओके, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस पे आएंगे, फिर एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ह्यूमन हमने बना लिया। अब जैसे हम स्टूडेंट की बात करें, मुझे स्टूडेंट बनाना है,
मुझे एक स्टूडेंट का टाइप बनाना है, क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स हमने ह्यूमन में बनाए हैं वो एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट में भी होंगे या नहीं होंगे? हो सकते हैं, नहीं हो सकता, उसकी क्लास हो सकता है, वो किस प्रोग्राम में ये भी हो सकता है, हो सकता है क्या किस प्रोग्राम में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका रोल नंबर क्या है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन वाली चीजें स्टूडेंट में होगी कि नहीं होगी? होगी ना। 100% श्योर है कि होगी, या हो सकती है हो सकती है नहीं हो, दोनों चीज? नहीं होती ना उसके अंदर। ह्यूमन वाली जितनी भी चीजें वो 100% श्योर है कि वो स्टूडेंट में होगी ही होगी, बिकॉज स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। अगर हम किसी नॉन ह्यूमन स्टूडेंट की बात करें तो हो सकता है उसमें ये चीज फिट ना बैठे, है ना। लेट्स से हम किसी एलियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं जिस जो ह्यूमन नहीं है ना, उसके स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, बट अभी हमें नहीं पता हो कि एलियन स्पीशीज में स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन आई राइट स्टूडेंट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्टूडेंट ओनली, ठीक है। तो अब देखो, बिकॉज स्टूडेंट में ह्यूमन वाली चीजें हैं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम उन चीजों को यहाँ पे रेप्लिकेट करें कि स्टूडेंट का भी नेम होता है, स्टूडेंट का भी एज होता है, स्टूडेंट का भी हाइट होता है, स्टूडेंट का भी वेट होगा, फिर स्टूडेंट भी वॉक कर सकता है, स्टूडेंट भी टॉक कर सकता है, स्टूडेंट भी कुछ खा सकता है, स्टूडेंट भी सो सकता है ना। प्लस कुछ ऐसा डेटा और कुछ ऐसा फंक्शन होगा स्टूडेंट में जो ह्यूमन में नहीं होता है ना। जैसे इसमें उसका हर स्टूडेंट ह्यूमन होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर ह्यूमन स्टूडेंट हो ही हो, है ना। जरूरी नहीं है ना, हर स्टूडेंट ह्यूमन हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट में देयर इज सम स्पेशलाइजेशन, जैसे स्टूडेंट का वो कौन सी क्लास में है, रोल नंबर, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है ना, उसका रोल नंबर क्या है या एनरोलमेंट नंबर क्या है ना, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ता है। तो दीज आर एक्स्ट्रा डेटा जो स्टूडेंट होने की वजह से उसमें है, ह्यूमन में नहीं था वो, है ना। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इनहेरिटेंस की बात नहीं की है, अभी तक हमने सिर्फ किसकी बात करी है, ये दो सेपरेट टाइप्स है, ये दो सेपरेट स्पेसिफिकेशन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा एंड मेथड्स है, यहाँ पे भी कुछ डेटा एंड मेथड्स है, और बिकॉज स्टूडेंट ह्यूमन ही होता है तो ह्यूमन वाली सारी चीजें तो यहाँ है ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर हम कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हम ये जो हमने बनाया है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सारा डेटा और सारे मेथड्स को रेप्लिकेट कर दिया है एक तरह से, ठीक है। कल को अगर ह्यूमन के बिहेवियर में कुछ चेंज होता है या ह्यूमन में एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती है, लेट्स से इन फ्यूचर, इनके अलावा कोई पांचवी चीज ह्यूमन करने लग जाते हैं जो भी नहीं कर रहे, बिकॉज एडेप्टेशन की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से चेंज हुआ, तो वो चेंज ऑटोमेटिक यहाँ नहीं आएगा, हमें फिर उस चेंज को यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट की थी। मान लो यहाँ पे कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, लेट्स से फ्लाई, लेट्स से फ्यूचर ह्यूमंस उड़ने लग सकते हैं बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, है ना। नेचर ने कहा कि ह्यूमंस उड़ेंगे, उड़ने लगे हम, पर क्योंकि हमने स्टूडेंट और ह्यूमन को डायरेक्ट कुछ रिलेट नहीं किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, रेप्लिकेट कर दी फंक्शनैलिटी, तो फ्लाई वाली फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट में नहीं आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका नहीं है वर्क करने का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका क्या होगा कि हम एक ऐसा स्टूडेंट बनाएं जिसको बोले कि वो ह्यूमन को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे कोलन का मतलब है इनहेरिट्स, स्टूडेंट इनहेरिट्स ह्यूमन, मतलब कि स्टूडेंट ह्यूमन से बना है, ठीक है। अब इसमें भी डेटा एंड मेथड्स होंगे, यहाँ पे अब हम इन चीजों को फिर से नहीं लिखेंगे, हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ इसका क्लास कौन सा है,
कौन से कोर्स में है, उसका रोल नंबर क्या है, इस तरह से बाकी डेटा, स्टूडेंट स्पेसिफिक डेटा, फंक्शनैलिटी स्टडी, है ना। सिर्फ इतना सा लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बिकॉज स्टूडेंट ह्यूमन है, इसलिए ह्यूमन वाली चीजें यहाँ पे ऑलरेडी है, इम्प्लिसिटली है, अपने आप है, ठीक है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ इतना सा लिखा, ये क्या है, अपनी क्लास का बोला, ये स्टूडेंट का स्पेशलाइज्ड डेटा है, ये स्टूडेंट के स्पेशलाइज्ड मेथड्स हैं जो स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन की वजह से उसको मिला है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखो, मान लो हमारे पास, मैंने लिखा ह्यूमन H1, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, स्टूडेंट S1, ये मैं एक सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल कोड है ये। ह्यूमन H1 स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो ऑब्जेक्ट है। H1 और S1 आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या है ये, तो ये जब मैं लिखता हूं इंट A, क्या है A यहाँ पर, क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ना है, एक वैल्यू है क्या, एक वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, के अंदर का डेटा, जब मैं डेटा डालूंगा तब वैल्यू आएगा। A = 10 लिखा मैंने, तो अब 10 जो है वो एक वैल्यू है। वैसे ही जब तक मैं H1 में ऑब्जेक्ट डालूंगा नहीं, तब तक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। H1 इज जस्ट अ वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल है, ठीक है। देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर भी नहीं रहा हूं, ठीक है। द रूल ऑफ थंब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काम कौन करेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट ही करेगा, ठीक है। वर्क हमेशा ऑब्जेक्ट करेगा। वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं खाली। वो कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, बट अभी के लिए इनहेरिटेंस पे स्टिक करते हैं। देखो, H1 एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, H1 का डेटा टाइप क्या है, टाइप क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ह्यूमन टाइप का है ना। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इंट A लिखा है मैंने, एक वेरिएबल है, A का टाइप क्या है, इंटीजर। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस में टाइप हम क्यों बताते हैं, ताकि पहले क्लियरिटी रहे, ताकि A से क्या क्या कर किया जा सकता है ये हमें अभी पता चल जाएगा, कंपाइल टाइम पता चल जाएगा। तो कंपाइलर पहले ही देख लेगा कि A से कहीं आप ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहे जो उससे कर नहीं सकते हो, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, है ना। तो इसीलिए स्ट्रांगली टाइप होता है। तो ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का एक कोड है। इसके अंदर हमने H1 एक वेरिएबल बनाया, इसका टाइप क्या है, ह्यूमन। S1 एक वेरिएबल बनाया, उसका टाइप क्या है, स्टूडेंट। मतलब H1 किस किस तरह के काम कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो ह्यूमन करता है। S1 कौन कौन से काम कर सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। S1 वो सारे काम कर सकता है जो स्टूडेंट कर सकता है। तो अगर मैं लिखूं H1 डॉट वॉक, तो ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमंस वॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिकेशन में बनाया है, ह्यूमन में वॉक फंक्शनैलिटी बनाई है, ठीक है। अगर मैं लिखूं S1 डॉट स्टडी, तो स्टूडेंट स्टडी कर सकता है कि नहीं, हमने स्टूडेंट में स्टडी फंक्शनैलिटी बनाई है, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं S1 डॉट वॉक, तो ये चलेगा कि नहीं, चलेगा, ये भी परफेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिकॉज हमने भले ही स्टूडेंट में वॉक फंक्शनैलिटी बनाई नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ह्यूमन है और ह्यूमंस वॉक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ह्यूमन वाला सारा काम कर सकता है। स्टूडेंट बेसिकली वॉक भी कर सकता है, स्टूडेंट ईट भी कर सकता है, स्टूडेंट स्लीप भी कर सकता है। तो ये सब जो फंक्शनैलिटीज है स्टूडेंट की, ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज स्टूडेंट इंसान है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं H1 डॉट स्टडी, तो अनवैलिड है, इनवैलिड है,
ये चलेगा कि नहीं? नहीं सर। पक्का? ये सच में चलेगा। ये चलेगा या नहीं, ये आप अभी श्योर नहीं हो सकते। ये 100% श्योर है कि श्योर नहीं है कि ये नहीं चलेगा। हो सकता है ये चल जाए, बिकॉज क्या पता ये जो H1 है वो हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट को रेफर कर रहे हो, जो जिसका हमने रेफरेंस एक ह्यूमन, देखो हम, अच्छा वो मैंने डायग्राम हटा दिया, हम एक स्टूडेंट को एज अ ह्यूमन तो रेफर कर ही सकते हैं ना। मुझे वुड चाहिए, मेरे पास डस्टर है, वुड नहीं है, डायरेक्ट वुड, रॉ वुड नहीं है, तो मैं इसको एज अ वुड काम में ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ ना। अगर मैंने इसको एज अ वुड काम में ले लिया कभी, तो मैं इसको वापस एज अ डस्टर काम में ले सकता हूँ कि नहीं? वो उस पे कंडीशन पे डिपेंड है, अगर आपने जला दिया तो भी नहीं वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये जला दिया मींस डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर न तो ये वुड वाले काम कर सकता है, फिर ना ये डस्टर वाले काम कर सकता है डिस्ट्रॉय होने के बाद। पर मान लो मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं इससे कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो वुड से हो सकता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। ठीक है, मैंने टेम्पररी एज अ वुड इसको काम में ले लिया। अब मैं इसको वापस ऐसे डस्टर काम में लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ कि नहीं? वापस में फंक्शन डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी? मतलब जैसा आपने कहा, अगर डस्टर को अगर जनरलाइज करके वुड करके काम में ले रहा है तो फिर अपन इसका वापस डस्टर यूज नहीं कर सकते। पर सिर्फ डस्टर को डस्टर हट कर ही अपन वुड का काम कर रहे हैं तो फिर ये इरेज कर सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि अपन मैं क्या काम कर रहे हैं। इसका शेप साइज चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, इसको एज अ वुड काम में ले रहा हूँ। लेट्स से, अब मैं डस्टर के एग्जांपल में तो थोड़ा सा बताना मुश्किल है। लेट्स से मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें लकड़ी में, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट्स मी थिंक, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है जिसमें हम अपने स्पेशलाइज फॉर्म की जगह इसकी जनरलाइज फॉर्म, इसको टेम्पररी काम में ले रहे हैं। ठीक है, जहां पे लकड़ी चाहिए मुझे किसी काम के लिए, वहां पे मैंने इसको काम में ले लिया, पर मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो ये यूज में एज अ वुड आ रहा है, पर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में अभी भी है। जैसे अगर आप, अभी मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, वॉक करने की फंक्शनैलिटी किसकी है? ह्यूमन की है। तो जब आप वॉक करने लग जाओगे, अगर आप चल रहे हो, तो क्या आप स्टूडेंट नहीं रहे? स्टूडेंट तो रहे ना। आप फंक्शनैलिटी किसकी कर रहे हो? अभी ह्यूमन की कर रहे हो, लेकिन स्टूडेंट तो फिर भी हो ना। ऑब्जेक्ट अपना फॉर्म नहीं बदल रहा है, ऑब्जेक्ट कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है जब तक उसके साथ कोई प्रोसेस करे नहीं हम। ठीक है, आपने अपने पेरेंट फॉर्म में का कोई मेथड किया, आपने खाना खाया, यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर स्लीपिंग, आप कौन सा काम कर रहे हो? ह्यूमन वाला काम कर रहे हो, लेकिन उससे आप बदल नहीं गए, आप अभी भी ऑब्जेक्ट तो वही हो, बस आप फंक्शनैलिटी इसकी कर रहे हो। तो आप वापस स्टूडेंट वाले काम कभी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना, क्योंकि आप ओरिजिनली हो तो स्टूडेंट ही ना। ये वाले काम आप कर सकते हो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, पर हो तो यही। तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास कोई ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे आप ही एज अ स्टूडेंट थे और अब आप सो रहे हो, जो ह्यूमन वाला काम है, फिर आप जग के वापस स्टूडेंट वाला काम कर सकते हो। कर सकते हो। तो कोई ह्यूमन स्टूडेंट वाला काम कर सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि वो ह्यूमन ओरिजिनली स्टूडेंट था क्या पहले। क्या पता हमने H1 को स्टूडेंट से कास्ट करके बनाया हो, मतलब हो सकता है हमारे पास स्टूडेंट रहा हो, हमने उसको एज ए ह्यूमन काम में लिया हो, तो हम उस ह्यूमन को वापस एज ए स्टूडेंट काम में ले सकते हैं बाद में। इट इज परफेक्टली वैलिड। देखो ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। उस पर मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, बट जनरली स्पीकिंग हम ऐसा आप मान सकते हो कि ये दिस कोड विल फेल, जो आपने इनिशियली बोला था विच इज करेक्ट। अगर आपने कोड एज इट इज ऐसा लिखा, आपने ह्यूमन टाइप को बोला कि पढ़ाई करो, तो इट विल फेल। जहां पे भी
अनसर्टेनिटी होती है। जो आपका कंपाइलर होता है ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंपाइलर होता है, इन जनरल वो पेसिमिस्टिक होता है, याद रखना। कंपाइलर्स आर ऑलवेज पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक में मीनिंग समझते हो? पेसिमिस्टिक मतलब समझते हो आप? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक किसको बोलते हैं? जो सपोज पॉजिटिव चीज देखना। उसका उल्टा होता है पेसिमिस्टिक, जो हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है ना, अच्छा ही होगा, चलो अच्छा ही होगा हमेशा, ही इज ऑप्टिमिस्टिक। जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो उल्टी देख रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है ना। ऑप्टिमिस्टिक बोलेगा कि ग्लास इज हाफ फुल, पेसिमिस्टिक बोलेगा कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी, है ना। ग्लास में उतना ही पानी है, पर दोनों का नजरिया अलग है ना। एक तो खुशी मना रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा उसी में बोल रहा है कि आधा तो खाली है ग्लास, क्या करूंगा इसका, है ना। तो कंपाइलर जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इन जनरल दे आर पेसिमिस्टिक। तो मतलब कि जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है कि H1 अगर स्टूडेंट हुआ तो स्टडी कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं कर पाएगा, तो ये मान के चलेगा कि H1 स्टूडेंट है ही नहीं, है ना। ये हमेशा नेगेटिव सोचेगा। इट विल थिंक लाइक कि H1, क्योंकि कोड रन टाइम पे अभी फेल हो जाए चलेगा, मतलब कंपाइल टाइम पे फेल हो जाए चलेगा जब आप कोड कर रहे हो। रन टाइम पे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम रोकना चाहते हैं, तो कंपाइलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस की कंपाइलर होते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रन टाइम पे आ सकती है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम कंपाइल टाइम पे ही ले आए, ताकि डेवलपर उसको कंपाइल टाइम पे ठीक कर लेगा तो रन टाइम पे आएगी नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, मान लो हम स्टूडेंट को और स्पेशलाइज कर दें। मान लो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, ठीक है। फिर हमने स्टूडेंट को और स्पेशलाइज कर दिया। मान लो कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली और फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। जो स्टूडेंट में है वो तो इसमें रहेगी। मतलब एक फिजिक्स स्टूडेंट तो है ही, एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो है ही, बट कुछ ऐसी फंक्शनल डेटा और मेथड्स यहाँ आ जाएंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट में नहीं था। एक नॉर्मल स्टूडेंट सब पढ़ता है, फिजिक्स स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स के सब्जेक्ट स्टडी फिजिक्स आ जाएगा यहाँ पे। वो सिर्फ स्टडी है वहाँ पे, यहाँ आ जाएगा स्टडी, या हो सकता है स्टडी ही रहे यहाँ पे, पर स्टडी का इम्प्लीमेंटेशन बदल जाए। यहाँ पे भी वो स्टडी फंक्शन है, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, क्या उसकी कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स स्टूडेंट अगर वो है तो उससे उसकी क्षमता नहीं बदल जाएगी, नहीं मतलब उससे ये बदलेगा कि वो फिजिक्स पढ़ता है। इम्प्लीमेंटेशन ये बदलेगा कि वो फिजिक्स पढ़ रहा है, उससे उसके ब्रेन पावर नहीं बढ़ जाएगी। ब्रेन पावर तो वैसी ही रहेगी जैसी है, ठीक है। वी आर चेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन हियर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहां से यहां तक आए तो फंक्शनैलिटीज बढ़ी, यहां से यहां तक गए तो फंक्शनैलिटी तो वही है, पर फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन बदल गया, फंक्शनैलिटी का काम करने का तरीका बदल गया। स्टडी कर रहा है ये भी स्टडी कर रहा है, ये भी स्टडी कर रहा है। ये जब स्टडी करता है, इसका फिक्स नहीं कि क्या पढ़ेगा, ये कुछ भी पढ़ेगा। इसका फिक्स है कि फिजिक्स पढ़ेगा, इसका फिक्स है मैथ्स पढ़ेगा। तो बेसिकली पढ़ेगा वो फंक्शनैलिटी है, वो तीनों में है, पर क्या उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन बदल गया, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको, और क्लियर हो जाएगा। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इस कंसेप्ट को ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये, जो इनहेरिटेंस का पार्ट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट पूछो। रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हो उसको?
आप कोई भी एग्जाम्पल लो, आप डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लो, आप जो फादर सन वाला एग्जाम्पल होता है वो ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सब में ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा, सेम। ठीक है, एक डॉक्टर है, ह्यूमन है, डॉक्टर भी ह्यूमन होता है, डॉक्टर में भी ह्यूमन वाली चीजें होंगी। फिर डॉक्टर का और स्पेशलाइजेशन हो गया, एक जनरल फिजिशियन हो गया जो सब कुछ कर सकता है ना, जब जिसको सब थोड़ा थोड़ा आता है ना। कोई सर्जन हो गया जो सर्जरी में एक्सपर्ट है ना। कोई डेंटिस्ट हो गया जो दांतों में एक्सपर्ट है। अब मतलब इम्प्लीमेंटेशन बदल रहा है, डॉक्टर वाले जो फंक्शंस होंगे वो सब यहाँ पे सेम होंगे, सारे डॉक्टर सेम काम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर स्पेशलाइजेशन की वजह से उस ट्रीटमेंट करने का तरीका बदल जाएगा और हो सकता है कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं? ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे। अभी इसके अंदर जो फर्दर और कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का, ओवरराइडिंग का, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेस मॉडिफायर्स का। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे अपन, है ना। यहाँ पे बेसिकली ये जो है इसको हम बोलेंगे कि पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इसके दो चाइल्ड है ना, मतलब ये पेरेंट बन गया और ये चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। जब हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं इट इज स्पेशलाइजेशन, और जब हम नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन। अगर आपके पास मान लो कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, आपको ह्यूमन बीइंग वाले काम उससे करवाने तो करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, सिंपल है, तो जनरलाइजेशन। ठीक है, पर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को पकड़ के उसको मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं बना सकते, है ना। किसी को भी पकड़ लिया राह चलते और मैथमेटिक्स वाला काम उससे कराओगे तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर ह्यूमन ये वाला फंक्शनैलिटी हर ह्यूमन के पास नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, स्टडी की फंक्शनैलिटी नहीं है, स्टडी मैथ्स तो कहाँ से आएगा, समझ रहे हो? कोई डाउट यहाँ पे? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जनरल। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से रिलेट आप कर पा रहे हो, आप प्रोग्रामिंग से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे, प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है एज इट इज।